Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th का यूनिट टेस्ट 5 दिसंबर 2020 को हम सॉल्व करेंगे। पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट 2020-21। सब्जेक्ट आपका साइंस है, इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। एज यू नो दैट ये पेपर जीएससीबी बोर्ड की तरफ से आता है, जीएससीबी बोर्ड गांधीनगर, जिसको हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर भी बोलते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि टोटल ये पेपर आपका 25 मार्क्स का होता है एंड टाइमिंग आपको 45 मिनट दिया रहता है लिखने का टाइम लिमिट। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट, तो साइंस का स्टार्ट करते हैं अब हम। मैंने आपको यहाँ पे मैथ्स का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पेपर को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 12 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 12 क्वेश्चंस है टोटल और सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। नाउ सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए जो है टोटल 5 मार्क्स का है। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। आपको सुटेबल वर्ड से जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसको हमें फिलअप करना है। क्वेश्चन इसमें रहे, इफ द वेट ऑफ अ बॉडी इज 6 न्यूटन ऑन द मून, इट विल बी अबाउट डैश ऑन द अर्थ। सपोज एक मान लो कोई बॉडी है, कोई सपोज बॉडी मतलब कोई वहाँ पे सपोज कोई थिंग्स है, वस्तु है जिसका वेट 6 न्यूटन दिया गया है, वेट दिया गया है, मास नहीं बोल रहे हैं। वेट एंड मास में बहुत डिफरेंस होता है। तो 6 न्यूटन है तो अर्थ पे उसका कितना वेट होगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला था, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ अर्थ। ठीक है, इस तरह से। तो वेट ऑफ मून आपको 6 दिया है, इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई, तो वेट ऑफ अर्थ, तो 6 को इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 36। तो वेट ऑन अर्थ कितना आएगा 36 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 36 न्यूटन। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। जो वैल्यू एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू होती है वो ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, लेकिन कहाँ पे। तो देखो, इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल, जो इक्वेटर एंड पोल होता है उस पर सेम होती है एक्सीलरेशन की वैल्यू, या फिर इज लीस्ट ऑन पोल्स, पोल्स पे सबसे कम होती है। इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल से इक्वेटर तक बढ़ता है। तो देखो इसमें आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन, इज लीस्ट ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होती है, लीस्ट होती है, सी ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम, सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, चूज द राइट आंसर। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन बोला गया है, विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेंटिन, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर एंड हिबिस्कस। तो इसमें से बताना है कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो क्या मान लो एज अ प्रोडक्ट के रूप में ऑयल प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सनफ्लावर, सूर्यमुखी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, जो करेक्ट है उसको हमें लिखना है। उसके नीचे आपको A, B, C, D करके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन 2 जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट्स। क्रॉस बिटवीन 2 वेराइटी इज कॉल्ड एज अ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड ऑप्शन, इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑन डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू अ प्लांट्स गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। फोर्थ है, क्रॉप बिटवीन प्लांट्स ऑफ द 2 स्पीसीज इज कॉल्ड एन इंटरवेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन, वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आपका तो ऑप्शन देखो 1 और 2 वाला जो है वो राइट है। तो हम यहाँ पे ए वाला यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट सेंटेंस एंड थर्ड एंड फोर्थ आर द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट, जो कि 4 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेक्शन बी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो,
सेक्शन बी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए, एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हम क्वेश्चन का आंसर सोल्व करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में लिखा है गिव साइंटिफिक रीजन व्हाई द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ इक्वेटर इज लेस देन एट द पोल्स। तो आपको बताना जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो इक्वेटर पे कम होता है किससे, पोल्स से ज़्यादा, ठीक है, पोल से। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंड, जो अर्थ है वो पूरा का पूरा परफेक्ट राउंड नहीं है। द फ्रंट ऑफ अर्थ पोल इज स्लाइटली फ्लैटर देन द पार्ट नियर द इक्वेटर। देन आप लिखोगे दस द डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ द पोल। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप राइट करोगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जी इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो वैल्यू है जी की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू बॉडी एंड जी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देन आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे सिंस द वैल्यू ऑफ जी इन फ्रंट ऑफ द इक्वेटर इज हायर एंड द वैल्यू ऑफ जी इन फ्रंट ऑफ द इक्वेटर इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ द जी इन फ्रंट ऑफ द पोल। तो ये आप इस तरह से लिखोगे एंड लास्ट में आप लिख दोगे एज अ रिजल्ट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर इज लेस देन द पोल्स। तो यहाँ पे आप लिख दोगे लेस देन, ठीक है, लेस देन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मान लो तुम्हें मास एंड वेट के बीच में आपको डिफरेंस यहाँ पे राइट करना है सिंपली। तो राइट करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, एक तरफ मास लिखोगे एक तरफ वेट। तो मास मतलब इट इज मेजर द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट अ बॉडी। ये मान लो किसी बॉडी के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट होता है वो मेजर करता है, तो उसी को हम बोलते हैं मास। वेट का मीनिंग क्या होता है, इट रिफर्स टू द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ मास बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द ग्रेविटी। अब इसका मीनिंग है ये मान लो ये मेजर क्या करता है, फोर्स मेजर करता है। मान लो किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड किसकी वजह से हो, मास की वजह, जस्ट बिकॉज ऑफ पुल ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को अगर उसको पुल करता है उसके वजह से अगर मान लो उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है मास के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं वेट। जो मास है इट कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा होगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। एंड जो वेट है इट कैन बी जीरो व्हेन नो ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट। अब मान लो अगर जो वेट है वो जीरो हो सकता है, कैसे, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी नहीं लगे तो क्या होगा, वो जीरो हो सकता है उसका मास, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो एसआई यूनिट होता है मास का वो किलोग्राम है। एंड वेट से एसआई यूनिट इज न्यूटन। जो वेट का एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, क्योंकि इस पर फोर्स लगता है तो फोर्स के यहाँ पे न्यूटन होता है। नाउ मास इज यूज टू डेनोट, अब देखो यम कैपिटल एम को हम यहाँ पे डेनोट करते हैं किसके रूप में, मास को डेनोट करने के लिए। एंड बी यूज डब्ल्यू टू डेनोट वेट, एंड वेट को डेनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया गया है, व्हाई इज द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिट्रीमेंटल ऑफ फॉर एनवायरमेंटल। देखो मान लो अगर हम एक्सेस ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं इन्वायरमेंटल में। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर अभी तक स्टूडेंट आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। आगे आंसर देखते हैं अब हम। फर्टिलाइजर्स इफ स्प्रेड इन एक्सेस अमाउंट सीप टू द नियर बाय वाटर बॉडीज एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। Excessive irrigation carries these fertilizers which are not absorbed by the crop plants. Then आप next point लिखोगे the excessive use of fertilizers spoils the soil by making it infertile. Next point, if fertilizers are not given in a proper time to the plant, the growth of the plant suffers. It will useless to give fertilizers when the plant is not in the need of any nutrients. Next, microorganism in the soil are killed. Soil लिखना है आपको, soil लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, soil, इसकी जगह पे लिखोगे SOIL. Okay, soil are killed due to the fertilizers and therefore organic matter in the soil is not replenished
ऑल दिस सो द फर्टिलाइजर्स शुड बी अप्लाइड इन अ प्रॉपर डोज एंड एट अ प्रॉपर टाइम। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं हम। बोला गया व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो मतलब GMCS का मीनिंग क्या होता है? एनी वन सच क्रॉप्स विच इज ग्रो इन इंडिया। आपको नेम देना है कोई भी एक क्रॉप का जो ग्रो इंडिया में ग्रो होता है ऐसे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख दो। जेनेटिक मैनिपुलेशन इज द, मान लो जेनेटिक मैनिपुलेशन मतलब मॉडिफाइड क्रॉप वही होता है, इज द टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस GM क्रॉप्स। इन दिस प्रैक्टिस द डिजायरेबल जीन is introduced into the crop varieties by hybridization or by DNA recombinant technology। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे the original genes of a particular variety are thus manipulated and a new recombination is produced। एंड नेक्स्ट तो आप लिखोगे, इसका एक एग्जाम्पल दे दो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया इज कॉटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी के बाद है आपका सेक्शन सी, जो कि 9 मार्क्स का है। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। 3 3 जा 9 मार्क्स का मान लो सेक्शन सी है। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन क्या है ग्रेविटी की वजह से? एक्सप्लेन फॉर्मूला ऑफ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो हम इसका आंसर 1 बाय 1 देखते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, आंसर ये रहा आपका। इस तरह से हम लिखेंगे। अब सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, द अर्थ, यहाँ पे आपको लिखना है द अर्थ्स। यहाँ पे इस तरह से है, इसको आप लिख दोगे ई, सी नहीं, द अर्थ्स। ओके, the earth's gravitational force attract object forward it। when an object fall toward the earth under gravitational force alone, the object is said to be in free fall। इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। मान लो कोई भी, देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब जब मान लो जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, मान लो किसकी तरफ? अर्थ की तरफ, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ क्या होगा? उसको मान लो नीचे आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। और इसी फ्री फॉल को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब इसका हम आगे फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो, ड्यूरिंग फ्री फॉल द ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एक्सीलरेटेड ड्यू टू दिस फोर्स। मान लो क्या है, इस फ्री फॉल के दरम्यान क्या होता है? कोई एक ऑब्जेक्ट नीचे आता है जिसका मास m रहता है, उसी को हम एक्सीलरेटेड बोलते हैं। तो उसका जो उस पर फोर्स लगेगा वो यहाँ पे होगा F इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब m क्या है? मास होता है। g क्या है? यहाँ पे एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो F इक्वल टू, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो देखो यहाँ पे वेयर g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट हम लिखेंगे नाउ F इज इक्वल टू कैपिटल G, ये आपको पता है, ये आप फॉर्मूला। तो ये आपको लिखोगे F इज इक्वल टू जी इंटू MEM बाई डी स्क्वायर होता है, वेयर ME इज इक्वल टू होता है मास ऑफ अर्थ। अब F की वैल्यू पुट कर दोगे तो या वहाँ पे पीछे इक्वेशन क्या था? F इज इक्वल टू M इंटू जी। अब यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर दो, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, तो G MEM बाई डी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू MG हो जाएगा। वही यहाँ पे देखो लिखा गया है, ठीक है, इस तरह से वही आपको इधर लिखा गया है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, तो G यहाँ पे क्या किया फिर इन्होंने, देखो G है ना इधर, ये M को इस साइड भेज दिया और जो G को इन्होंने क्या किया? एज अ सब्जेक्ट के रूप में रख लिया, तो M इधर आ गया। तो पहले सॉरी यहाँ पे है M, यहाँ से दोनों तरफ M था, काट दिया, काट भी सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो इधर है G इज इक्वल टू क्या? इधर M है ना, तो ME बाई M, तो डी स्क्वायर M नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से यहाँ काट दो, क्या बचा आपके पास? ऑलरेडी G है, तो G ME बाई डी स्क्वायर आपके पास A बचेगा ऑप्शन, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब हम।
इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ m इज द मास ऑफ अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। जो m है वो अर्थ का मास हो गया और d जो है डिस्टेंस वो किसके, ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच के डिस्टेंस। इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 को इस तरह से आप लिख सकते हो, आर ई ले लिया। आर ई मतलब क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, कहाँ से, ऑब्जेक्ट का अर्थ से है, मतलब अर्थ से ऑब्जेक्ट का है, तो वो क्या होगा तुम्हारा अर्थ का ही यहाँ पे रेडियस, तो आर ई को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। नाउ इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने उसको बोल दिया, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, g इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई। Now from equation 3 we conclude that the acceleration g due to the gravity does not depend upon the mass of object। मतलब जो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसके मास पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी के मास पे एंड दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नाउ कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, हमें g की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g वी शुड पुट द वैल्यूज ऑफ g m एंड r। मतलब g क्या है आपका, यहाँ पे g जो है ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगी मास। अब उसके बाद क्या है, m है, m मास होता है एंड जो r है ये क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। इसको हम इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज आपको दी गई हैं सब, तो ये देखो आपको g की वैल्यू है एंड मास ऑफ अर्थ आपको ए रहा है m इज इक्वल टू, एंड रेडियस ऑफ अर्थ आपको a दिया गया है। इन सब वैल्यू को a वाले फॉर्मूला में आप पुट करोगे तो g की वैल्यू कितनी है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m वाली मतलब a वाली वैल्यू 6 इंटू, देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू m मतलब 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आप लिखोगे 6.4 इंटू 10⁻6। जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 9.8। इस तरह से देखो सॉल्व किया गया तो 9.8 मीटर आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा। एक किसकी वैल्यू आएगी, स्मॉल जी की। Thus the value of acceleration due to the gravity of the earth is equal to g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इस तरह से आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर सीड्स, सीड यहाँ पे वीड्स, सॉरी व्हाट आर द वीड्स, वीड्स क्या है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ वीड्स, आपको एग्जाम्पल देना है, देन नीड टू कंट्रोल देम एंड मेथड टू कंट्रोल देम, उनको बताना है। तो अगर आंसर राइट करते हैं, मैथ्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे अपलोड किया है। नाउ आंसर देखो, वीड्स आर वांट, यहाँ पे अनवांटेड, यहाँ पे आपको वांटेड नहीं, क्या लिखना है, अनवांटेड लिखना है, अनवांटेड। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। देन द एग्जाम्पल ऑफ वीड्स आर, यहाँ पे जेंथियम मतलब खोगरू, गोखरू एंड पार्थेनियम मतलब गाजर घास एंड साइपर्नस रोटुंडस, इसका मीनिंग क्या होता है, मुर्था। तो आगे, वीड्स कम्पीट फॉर फूड स्पेस एंड लाइट एंड टेक अप न्यूट्रिएंट्स रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। देखो वीड्स क्या होता है, एक तरह का अनवांटेड मतलब जिसका कोई काम नहीं होता है, वो क्रॉप के साथ उग जाता है। और उसके टाइप्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। लास्ट में लिखा है वीड्स कम्पीट फॉर फूड। देखो अब जो वीड्स होते हैं अपने फूड के लिए क्या करेंगे, जो उसके साथ क्रॉप होगा उससे वो लोग क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, ये वो उसका फूड ले लेंगे और उसको ग्रो नहीं होने देते हैं क्रॉप को। लाइट ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं, उसका न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होता है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है अच्छे से। तो ये रहा आपका 10 का आंसर। नेक्स्ट इसमें लिख देंगे, फॉर अ गुड हार्वेस्ट वीड्स शुड बी इंस्टेंटली रिमूव्ड। अगर मान लो हार्वेस्टिंग अच्छा हमें चाहिए हार्वेस्ट, तो उसके लिए हमें तुरंत इसको वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा। आगे आप लिखोगे, वीड्स आर कंट्रोल बाय द फॉलोइंग मेथड। जो वीड्स होते हैं नीचे दिए गए मेथड द्वारा कंट्रोल कर सकते हो आप उनको। फर्स्ट है मैकेनिकल रिमूवल इन विच दे आर प्लग्ड। एक मैकेनिकल रिमूवल मतलब उसको क्या करो, तुम उखाड़ लो, इस तरह से प्लग कर लो। सेकंड है प्रिवेंटिव मेथड इन वीड कंट्रोल आर प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, timely sowing of the crop, then intercropping and crop rotation. These are the methods are for the preventing from the weeds. Next, in summer plowing the field are plowed deep in summers to destroy weeds and pests.
तो ये आपका आंसर हुआ इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए एंड मैथ्स का वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया फिगर बिलो शोज द टू क्रॉप फील्ड, दो क्रॉप फील्ड यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है। प्लॉट ए एंड प्लॉट बी दो तरह का दिया गया ग्राफ। हैव बीन ट्रीटेड बाय द मैन्योर्स एंड केमिकली फर्टिलाइजर्स। अब इनको क्या किया, जो प्लॉट ए है इसको हमने मैन्योर से ट्रीट किया एंड जो ए है इसको हमने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर से वो किया। कीपिंग अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सेम, बाकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो सब दोनों के लिए सेम थे। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे ग्राफ ऑब्जर्व करना है, आंसर देना है। फर्स्ट बोला है व्हाई डज द प्लॉट बी शोन सडन इंक्रीज एंड देन ग्रेजुअल डिक्रीज इन द यील्ड। जो प्लॉट बी है ये वाला क्यों ऐसा दिख रहा है कि मान लो अचानक से क्या होता है, बढ़ जाता है खूब, फिर धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे झुकने लगता है। चलो इसका आंसर देख लेंगे। और सेकंड क्वेश्चन बोला है व्हाई इज द हाईएस्ट पीक इन द प्लॉट ए ग्राफ स्लाइटली डिलेड। जो ये है मान लो ये हाईएस्ट पे जाता है तो थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा कम क्यों है प्लॉट ए में। थर्ड है व्हाट इज द रीजन ऑफ द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द टू ग्राफ्स। मान लो दोनों ग्राफ्स का अलग अलग पैटर्न है, इसका रीजन क्या है। फर्टिलाइजर्स दोनों हैं, अब एक मैन्योर्स है एक केमिकल फर्टिलाइजर्स है। तो आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट का आंसर, आंसर नंबर 1 ग्राफ बी क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज ड्रेस्टिकली एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज एज इट हैज बीन गिवन केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्रॉप बी ग्रेजुअली डिक्लाइन as chemical fertilizers were less effective than the organic fertilizers। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड का इसका आंसर लिखोगे आंसर 2 delayed at the very top in the graph A because they have been given organic manure। Organic manure contains all kinds of organic matter so that crop production has been good, hence a crop A is delayed to the top। Second, the two patterns in the graph are different because one is given chemical fertilizers and one is given organic fertilizers. Due to the huge gap between the chemical fertilizers and organic fertilizers, one crop has produced the most and the other has produced the least. It can be said that both patterns are different. Okay student, तो ये आपका सेक्शन सी यहाँ पे कंप्लीट होता है इसी के साथ। नाउ लास्ट यहाँ पे देखते हैं लास्ट सेक्शन का लास्ट आंसर हम। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। चलो तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन डी का, जिस आपको 4 मार्क्स का है। बोला गया एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम एज वेल एज द वैल्यू ऑफ जी। आपको एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी समझाना है, उसके बाद जी की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी बताना है आपको, ठीक है। तो लिखोगे सबसे पहले आप इसमें एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं पूरे यूनिवर्स में, अगर 2 ऑब्जेक्ट मान लो लेते हो आप तो वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, बल लगेगा। तो और जो फोर्स होता है वो उनके मान लो दोनों के मास के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। हम इस तरह से देखो एक एग्जाम यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे आपको 2 ऑब्जेक्ट दिए गए, एक ऑब्जेक्ट ए रहा दूसरा ऑब्जेक्ट ए रहा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए रहा डी, हमने बोल दिया इसका मास कैपिटल एम ले लिया, इसका जो मास है उसको हमने स्मॉल एम ले लिया। तो यहाँ पे आपको देखो जैसे कि हमने फोर्स जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू जी इंटू इन दोनों का मास जो होगा m बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है किस तरह से आया। चलो तो देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप लिखोगे फिगर ड्रॉ करने के बाद लेट 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम लाइज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ईच अदर एज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट आप लिखोगे लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, मान लो सपोज इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है उसको हमने एफ बोल दिया। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। अब जैसे कि हमने अभी यूनिवर्सल लॉ देखा उसमें क्या बोला कि जो फोर्स होता है एफ होगा वो दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो लिख दो दैट इज m इंटू एम।
तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल आपको लिखना है इस तरह से, ये रहा प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सेकंड क्या बोला था, यूनिवर्सल लॉ में हमने सीधा भाई देखा, और द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जो फोर्स था वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उन दोनों के जो डिस्टेंस था उसके। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, F इज इक्वल टू 1/d²। इसको इक्वेशन नंबर 2, सॉरी F प्रोपोर्शनल टू 1/d², इक्वेशन नंबर 2। आगे हम क्या लिखेंगे, नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। एक क्या है आपका इस तरह से, F प्रोपोर्शनल है कैपिटल M स्मॉल m के, दूसरा F प्रोपोर्शनल है किसके, 1/d²। कब इन दोनों को कंबाइन करोगे देखो F ऐसे ही रहेगा, 1/m इंटू m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई d² आपका इस तरह से आ जाएगा। तो कंबाइन करो, ये रहा, तो आपका आ गया इस तरह से। नेक्स्ट अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने देखो ये प्रोपोर्शनल का साइन जो था इसको हमने रिमूव किया, तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है कैपिटल G, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल G को रख दिया। बाकी सेम, तो इस तरह से आपका ये वाला इक्वेशन देखो, जो इक्वेशन 4 हमने बोला है इस तरह से, F इज इक्वल टू कैपिटल G देन M कैपिटल में स्मॉल m डिवाइडेड बाई है d², ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखोगे। आगे नेक्स्ट है वेयर G इज द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, जो G है वो क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसी G को, कैपिटल G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट आप लिखोगे बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉसवाइज इक्वेशन, इक्वेशन 4 को अब रीअरेंज करोगे तो आपका इस तरह से हो जाएगा, जो यहाँ पे आपका इस तरह से था, F इज इक्वल टू G M कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई d²। तो क्या किया, d को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस तरह से आ जाएगा F इंटू d² इज इक्वल टू G M कैपिटल M एंड स्मॉल m बचा। तो अब हमें क्या करना है, G को यहाँ से एज ए सब्जेक्ट ले लेना है। तो देखो G को इधर एक तरफ रखो, इन दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिवाइड में, तो यही आ गया F d² F इंटू d² डिवाइडेड बाई कैपिटल M एंड स्मॉल m। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। नाउ द SI यूनिट ऑफ G कैन बी ऑब्टेन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स डिस्टेंस एंड मास। अब देखो G का आपका ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, अब इससे आप इसका SI यूनिट, तो G देखो F क्या है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एंड D का क्या होता है मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो अपॉन में क्या है, दोनों मास है, तो एक का किलोग्राम दूसरे का किलोग्राम, किलोग्राम क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। तो इसी को देखो यहाँ पे इसने अपॉन नहीं लिखा है तो क्या कर दिया, पावर माइनस कर दिया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखोगे द वैल्यू ऑफ G वॉज फाउंड बाय द हेनरी कैवेंडिश इन 1731 to 1810। इनका क्या था, बॉर्न ईयर एंड डेथ ईयर, बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस, इसने फाइंड किया था। द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ G इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये था G का एक्सेप्टेड वैल्यू, ठीक है। G की वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करना, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड 9th का यूनिट टेस्ट 5 कंप्लीट होता है। तो अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड मैथ्स का वीडियो आप जाके देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।